नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं संस्कृत का मॉडल पेपर 4 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करें। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। और यदि आपकी संस्कृत कमजोर है तो भी आप टेंशन ना लें, यहाँ पर आपको आसान भाषा में सब कुछ समझाया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 1 में, व्याकरण शिक्षाम शैलीकरणाय यह उपायः अस्ति। अर्थात व्याकरण शिक्षा में सरलीकरण के लिए यह उपाय है। कौन सा उपाय है? ऑप्शन है मातृभाषा के साथ तुलना, सूत्रों को रटना, प्रतिदिन व्याकरण को पढ़ना, या फिर कोई नहीं। तो भाई मेरी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, मातृभाषायाः सह तुलना। अर्थात मातृभाषा के साथ तुलना यह व्याकरण शिक्षा में सरलीकरण के लिए उपाय है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। श्रुत लेखस्य का उपयोगिता वर्तते। अर्थात श्रुत लेख की क्या उपयोगिता होती है, यहाँ पर ये कहा गया है। श्रुत लेख क्या होता है भैया? सभी जानते हैं, श्रुत का मतलब होता है सुनना और लेख का मतलब लिखना, मतलब सुनकर लिखना, इसी को कहा जाता है श्रुत लेख। तो क्या है इससे? क्या है, जो हमारी हस्तलेखन की शोभा बढ़ती है, कक्षा में नियंत्रण रहता है, वर्तनीगत अशुद्धियों का निवारण किया जाता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो भैया आप सभी जानते हैं, श्रुत लेख जो छोटे बच्चों को कराया जाता है विद्यालय में, इसकी उपयोगिता ये होती है कि वर्तनीगत अशुद्धियों का निवारण किया जाता है। ऑप्शन सी में कहा गया है वर्तनीगतायाः अशुद्धे निवारणाय। अर्थात वर्तनीगत अशुद्धियों के निवारण के लिए। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कहा गया है अष्टाविंशतिः शब्द का अर्थ क्या होता है। भैया आप यहाँ पर देखें, अष्टा का मतलब क्या है? 8, और विंशति का मतलब क्या है? 20। तो कितना हो गया? 20 और 8 कितना हो गया? 28 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ये क्या है? 28 को कहा जाता है अष्टाविंशतिः। अब देखिए भैया, आप कहेंगे 18 को क्या कहा जाएगा? तो मेरे भाई 18 को बोला जाएगा अष्टादश। क्या बोला जाएगा इसको? अष्टादश बोला जाएगा। 38 को कितना बोला जाएगा? 38 को कहा जाएगा अष्टात्रिशत। ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर क्या है 48? 48 को क्या बोला जाएगा? अष्टाचत्वारिशत। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको इनका भी पता चल जाए। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। और बता दें भैया, ऐसा आपको वीडियो पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा जिस तरह से मैं आपको सिलेबस के आधार पर सारे क्वेश्चन लाता हूं। इसमें मैंने गद्यांश पद्यांश को भी ऐड किया है, आप लोग वो भी देखना। उसमें बहुत आसान ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पर कहा गया है छात्रः स्वहृदस्य विचारान् कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्थः भवति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है छात्र अपने हृदय के विचारों को कौन सी भाषा में सरलता से प्रकट करने में समर्थ होते हैं। ऑप्शन है प्रांतीय भाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, या फिर मातृभाषा।
देखिए भैया, चाहे छात्र हो या फिर मैं हूं, जैसे कोई मुझसे इंट्रोडक्शन लेगा तो मैं क्या है, जो मेरी मातृभाषा हिंदी है मैं इसमें बहुत आसानी से बता दूंगा। लेकिन यदि वो बोलेगा मुझसे आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दें तो मुझे क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अर्थात हम कह सकते हैं अपने हृदय के विचारों को कौन सी भाषा में सरलता से प्रकट कर सकते हैं? छात्र भैया अपनी मातृभाषा में सरलता से प्रकट कर सकते हैं, मातृभाषा में। समझ गए ना भाई? यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और मैं क्या है, संस्कृत की भैया क्लास इसलिए कम लाता हूं, जिस तरह से मैं मेहनत करता हूं उस तरह से मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसलिए मैं संस्कृत की वीडियो कम लाता हूं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत अधिक लगती है लेकिन व्यू कम आती हैं। ओके, यहां पर कहा गया है द्वंद्व सामस्य उदाहरणम अस्ति, अर्थात यहां पर कहा गया है द्वंद्व समास का उदाहरण है। बताएं मेरे भाई इसमें से कौन है द्वंद्व समास का एग्जाम्पल? विमान शास्त्रम, विश्व प्रसिद्धम, जीवन पद्धति या फिर चरक सुश्रुतयो। तो भैया द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और जब इनका विग्रह किया जाता है तो क्या आता है, दोनों के साथ चा आता है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, चरक सुश्रुतयो। ठीक है, ऑप्शन डी भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका विग्रह क्या होगा, चरकस्य चा सुश्रुतस्य चा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा गया है पाठ्यवस्तु निहित विभिन्न शब्दानाम सहायेन नूतनानाम अपरिचितनाम शब्दानाम अर्थ ज्ञान प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धः। अर्थात भाई यहां पर कहा गया है कि पाठ्यवस्तु में निहित विभिन्न शब्दों की सहायता से नए अपरिचित शब्दों को अर्थ ज्ञान प्रक्रिया से किस कौशल संबंध होता है? क्या है, पाठ्यवस्तु में निहित विभिन्न शब्दों की सहायता से नए अपरिचित शब्दों का अर्थ ज्ञान प्रक्रिया किस कौशल से संबद्ध होता है? श्रवणेन, भाषणेन, पठनेन या फिर लेखनेन। तो ये किससे संबद्ध होता है मेरे भाई? ये होता है हमारा किससे? यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पठनेन, मतलब पढ़ने से होता है। जैसे भैया आपने एक शब्द पढ़ा उपकार, ठीक है, ये पुराना शब्द हो गया, अब कोई नया शब्द आ गया परोपकार, तो आप क्या करेंगे, इसका कैसे करेंगे, इसका अर्थ कैसे ज्ञात करेंगे? पुराने शब्दों के आधार पर इसके, जैसे उपकार का पता है आपको, यहां पर क्या है परोपकार, तो पर प्लस उपकार है ना, मतलब दूसरे का उपकार, तो इससे क्या है, इस संबद्ध भैया हमारा पठन कौशल से होता है। समझ गए ना? तो इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और जिस तरह से मैं संस्कृत आपको व्याख्या में पढ़ा देता हूं भाई, ऐसा ही आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए, शीर्षक वाक्येन अभिप्रायः अस्ति, अर्थात यहां पर क्या कहा गया है, शीर्षक वाक्य से अभिप्राय है। बताएं मेरे भाई शीर्षक वाक्य से क्या अभिप्राय होता है? निबंध का मुख्य भाव, काव्य का निबंध का शीर्षक, अनुच्छेद का प्रमुख विचार या फिर कोई भी निबंध का प्रलेख का उपशीर्षक। तो मेरे भाई शीर्षक वाक्य से अभिप्राय होता है अनुच्छेदस्य प्रमुख विचार, अनुच्छेद का प्रमुख विचार। ठीक है, शीर्षक वाक्य से क्या अभिप्राय होता है? अनुच्छेद का प्रमुख विचार। ठीक है, क्योंकि भाई शीर्षक वाक्य को तभी समझा जा सकता है जब आपको अनुच्छेद के विषय में ज्ञान होगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। और देखिए, भले ही आप यहां पर संस्कृत पढ़ रहे हैं लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो साथ साथ इससे आपकी हिंदी पेडागोजी भी सही हो रही है। यहां पर भाई कहा गया है छात्राणाम बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थम शिक्षकाणाम कृते कहा मार्गः उत्तमः। अर्थात यहां पर कहा गया है
छात्रों में बहुविध ज्ञान कौशल के विकास के लिए शिक्षक को कौन सा मार्ग उत्तम है? बताइए। छात्रों में बहुविध ज्ञान कौशल के विकास के लिए शिक्षक को कौन सा मार्ग उत्तम है? बताइए भैया। तो देखिए, हमें छात्रों में क्या करना है? बहुविध ज्ञान कौशल का विकास करना है। तो इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं, छात्रः पाठ्यांशम् अधिकृत्य स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्नानां निर्माणार्थं प्रेरित इत्यव्ययः। अर्थात यहां पर इसका अर्थ हुआ कि छात्रों को पाठ्य अंश में से अधिक स्वयं नए चिंतनशील प्रश्नों के निर्माण के लिए प्रेरित करना। यदि ऐसा प्रेरित छात्रों को करते हैं तो इससे क्या है? छात्रों में बहुविध ज्ञान कौशल का विकास होगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। यहां पर क्या कहा गया है? यहां पर भैया कहा गया है, सहज रूपेण भाषा अधिगमन संदर्भे महत्वपूर्णम अस्ति। अर्थात कहा गया है कि सहज रूप से भाषा अधिगम के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। क्या है भैया महत्वपूर्ण? अधिक से अधिक वाक्यों का निर्माण, लिखना, अभिभावकों के वाक्यों को सुनना या फिर कथन शैली की अपेक्षा अर्थ स्पष्टीकरण करना। तो मेरे भाई, सहज रूप से भाषा अधिगम के संदर्भ महत्वपूर्ण होता है कथन शैल्या अपेक्षा अर्थ स्पष्टीकरणम। अर्थात कथन शैली की अपेक्षा अर्थ स्पष्टीकरण करना। ठीक है, चलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। क्या कहा गया है? व्याकरण शिक्षणार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। अर्थात व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताएं मेरे भाई, व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? नियमों को स्मरण करना, विभिन्न संदर्भों में पाठ्य बिंदु का अभ्यास, सुंदर स्वच्छ सुंदर लिखना या फिर जीवन कौशल। तो मेरे भाई, व्याकरण शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदु नाम अभ्यासः। अर्थात विभिन्न संदर्भों में पाठ्य बिंदुओं का अभ्यास, क्योंकि हम सभी जानते हैं व्याकरण भैया क्या है? पाठ के संदर्भ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या आता है? प्रश्न क्रमांक 11 आता है। कहा गया है, शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समुपयुक्तम। अर्थात क्या है यहां पर? यहां पर इसका अर्थ हुआ शब्दों के ज्ञान के लिए सबसे उपयुक्त है। बताएं, आपको शब्दों के अर्थ के बारे में ज्ञान हो। क्या है? शब्दार्थम ज्ञानार्थम। अर्थात शब्दों के अर्थ के ज्ञान के बारे में सबसे उपयुक्त क्या होगा? अलंकारों का परिचय हो जाएगा। तो कहां से? वर्ण विन्यास से। कभी परिचय नहीं। यदि आपको शब्द के अर्थ के बारे में ज्ञान से परिचित कराना है छात्रों को, तो सबसे अच्छा है विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोग। अर्थात विभिन्न संदर्भों में शब्द का प्रयोग किया जाए। जैसे आपने कहा, राम एक आज्ञाकारी छात्र है क्योंकि वह अपने गुरु की हर बात मानता है। तो यहां पर जो शब्द है आज्ञाकारी, इससे छात्रों को पता चल गया कि आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है? जो हर बात मानता है वो कहलाता है आज्ञाकारी। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। साहित्य शिक्षणे किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। अर्थात साहित्य शिक्षण में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? शब्दकोश, पाठ का संदर्भ है, सम्यक उच्चारण या फिर छंदों का ज्ञान। तो मेरे भाई, साहित्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पाठ का संदर्भ है, क्योंकि यहां पर आप सभी जानते हैं साहित्य शिक्षण की बात हो रही है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। और भैया गद्यांश पद्यांश भी है इसमें, वो भी आपको लगाना है। बहुत आसान ट्रिक से सॉल्व कराने वाला हूं। यहां पर भाई कहा गया है, क्या कहा गया है?
अधिगम अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रेषु किम क्षेत्रम उच्च स्तरीय चिंतनेन संबद्धम। अर्थात यहां पर इसका अर्थ क्या हुआ, यहां पर भैया इसका अर्थ हुआ अधिगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र उच्च स्तरीय चिंतन से संबद्ध है। बताइए भैया, उच्च स्तरीय चिंतन से बताइए कौन सा क्षेत्र इनमें से संबद्ध है। स्मरणात्मक, अवबोधनात्मक, अनुव्यवहारात्मक या फिर मूल्यांकनात्मक। तो भाई मेरे यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मूल्यांकनात्मक। ये जो क्षेत्र भैया यह क्या है, उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बात यहां पर किसकी हो रही है, मूल्यांकन की। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कहा गया है छात्रः सहजतया लक्ष्य भाषया भाषणं कर्तुं समर्थः भवेयुः इत्यर्थं किम महत्वपूर्णम। अर्थात यहां पर इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी में भैया अर्थ होगा छात्र सहजता से लक्ष्य भाषा में भाषण करने में समर्थ होते हैं। इसके लिए बताएं महत्वपूर्ण क्या है। क्या है, छात्र सहज रूप से लक्ष्य भाषा में भाषण करने में समर्थ हो। इसमें बताइए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। लक्ष्य भाषा क्या होती है, जो भाषा में सीखनी है। मान लो भाई मेरी भाषा, मान लो अभी मेरी भाषा हिंदी है, अब मैंने अपना एडमिशन करवाया किसी विद्यालय, मान लो मैं छोटा बच्चा हूं और मराठी मुझे सीखना है, तो मराठी में कैसे सीखूंगा। तो भैया इसके लिए महत्वपूर्ण होता है कि मुझे अवसर प्रदान किए जाए मराठी भाषा सीखने की। तो यहां पर आप देखें किस में आपको अवसर प्रदान की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए डी में कहा गया है सर्वत्र लक्ष्य भाषया संभाषणार्थम अभिप्रेरणा नूतनेषु च संदर्भेषु भाषा प्रयोग अवसराणाम प्रदानम। अर्थात क्या है, लक्ष्य भाषा में संभाषण के लिए और अभिप्रेरणा और नए संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। देखिए, यदि आप एक शब्द पकड़ जाते हैं प्रश्न में से तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, संस्कृत भाई हिंदी जैसी ही तो होती है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ओकन, ठीक है। कोऽपि छात्रः अनुकरणापेक्षया मूल रूपेण रचनात्मकं लेखन लिखति इदम किम कथयति। अर्थात कहा गया है कोई छात्र अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेखन लिखता है, इसे क्या कहा जाएगा, कथा लेखन कहा जाएगा, संवाद लेखन कहा जाएगा, सृजनात्मक लेखन कहा जाएगा या फिर पत्र लेखन कहा जाएगा। तो मेरे भाई जहां पर रचनात्मक लेखन की बात होती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में या पेडागोजी हो, तो वहां पर क्या है, सृजनात्मक लेखन होगा। वो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक आते हैं 16 पर। अब यहां पर क्या कहा गया भैया, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर आपको प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 24 तक के उत्तर देना है। लेकिन मैंने पहले बोल दिया था गद्यांश पद्यांश भैया बहुत आसान ट्रैक से करवाऊंगा। आप लोग देखना, मैं यहां पर ना गद्यांश पढ़ूंगा ना उसकी हिंदी करूंगा, फिर भी आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे करना है, तो चलिए हम सीधा भैया क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा गद्यांश है। अब देखिए, रक्षयः योग्यः इत्यर्थे कः पदा अनुच्छेदे प्रयुक्त तचत्वा लिखित। रक्षयः योग्यः अर्थात क्या है, रक्षा के योग्य। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर सेचनी भैया होगा नहीं, ना दर्शनीय होगा ना पठनीय होगा, बल्कि यहां पर रक्षा योग्य की बात की गई है कि रक्षा के योग्य। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, लेकिन मैं हिंदी में समझा देता हूं। ठीक है, क्या है भाई, रक्षा के योग्य, इसके लिए क्या पद होगा, रक्षणीय। ठीक है, सोचने के योग्य को क्या होगा, सेचनीय है, दर्शन के योग्य को दर्शनीय, पठन के योग्य को पठनीय। तो
तो यहां पर आप सीधा लगा सकते हैं भैया रक्षा योग्य बात की गई है, मतलब रक्षा से संबंधित बात है, तो ऑप्शन ए मार दो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। परिवारः इति शब्द समानार्थक शब्दे अनुच्छेदे प्रयुक्तः। बताएं मेरे भाई, परिवार इसका समानार्थक शब्द बताना है, कौन सा अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है। तो भैया हम सभी जानते हैं परिवार का पर्यायवाची क्या होता है मेरे भाई, जल राशि होता है क्या, देश होता है क्या, ग्राम होता है, नहीं भैया, हम सभी जानते हैं परिवार का समानार्थक होता है कुटुंब। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, कोई कठिनाई तो नहीं भाई किसी को हो रही है, कितना आसान से हम यहां पर क्वेश्चनों को कर रहे हैं। फिर कहा गया है भो अहम तुष्टो अस्मि इति कहा अवदत। भैया इसकी आपको हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ना कि इसकी हिंदी क्या होगी, जैसा यहां पर कहा गया है शब्द कुछ शब्द, इसमें से आप देखो यहां पर गद्यांश में कहां दिए गए हैं। तो चलिए भैया हम गद्यांश में यहां पर देखते हैं। देखिए भैया कहां पर कहा गया है, तो देखिए यहां पर देख सकते हैं यक्ष आह भो अहम तुष्टो अस्मि। ठीक है, ये शब्द इतना मैच हो रहा है, तो क्या है यक्ष ने कहा था, तो भैया यक्ष यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, यक्ष होगा। आसान है ना। ठीक है, बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना कि हमें गद्यांश पद्यांश की हिंदी नहीं आती, भैया जो शब्द यहां पर कहे गए हैं वही शब्द आपको वहां पर खोजना है। ठीक है, 3 या उसके आधे से अधिक शब्द जहां पर मैच होते हुए वहीं आपका आंसर मिल जाएगा। फिर कहा गया है तंतु बायस्य नाम किम आसीत। बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, चलिए इन शब्दों को हम देखते हैं गद्यांश में। अब देखिए यहीं पर देख लो, पहला ही मंत्रों को नाम तंतुवाय प्रतिबस्ती इसमें। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, हमारा मंथरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंथरक। मतलब यहां पर ये कहा गया था, हिंदी में बता देता हूं कि तंतुवाय किसका नाम था, तो भैया तंतुवाय मंथरक का नाम था। ठीक है, चलिए फिर प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कुठार मादाय सहा बनम किम अर्थम गतः। बिल्कुल भैया टेंशन मत लो, ये जो शब्द दिए गए हैं इनको देखो गद्यांश में, कुठार मादाय सहा बनम किम अर्थम गतः। चलिए हम देखते हैं, देखिए आप भी देखिए साथ में कहां पर भैया दिया गया है, देखते जाएं आप भी भैया साथ में। यहां पर आप देख सकते हैं भाई, यहां पर कहा गया है कुठार मादाय सहा काष्टार्थ है बनम गतः, तो यहां पर क्या है, काष्टार्थम आ जाएगा। ठीक है, लकड़ी काटने के लिए भैया वन को वो गया था, है ना। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना भाई। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। फिर कहा गया है आचिंत्यत इति पद समानार्थक शब्द। बताएं, जो आचिंत्यत भैया पद है इसका समानार्थक शब्द चाहिए, मतलब समानार्थी। तो भैया देखिए आचिंत्यत का लिखित मान तो भैया होगा ना, ये सभी जानते हैं, लिखने से दृष्ट मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, एक थोड़ा लॉजिक तो आपको लगाना पड़ेगा, तो इसको भी काट दो। पठित मान मतलब पढ़ने की बात की गई है। यहां पर क्या है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहां पर आंसर चूज करना है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। तरु इति पदस्य पर्यायः भवति। जो यहां पर तरु लिखा है इसका बताना है पर्याय क्या, मतलब समानार्थी शब्द क्या होगा। भैया हिंदी में पढ़ा है आपने, तरु का मतलब क्या होता है, तरु का मतलब वृक्ष होता है, पर्यायवाची वृक्ष। तो ऑप्शन सी भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रमर का मतलब तो भौरा होता है ना। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 पर। अल्पानी इति पदस्थ विलोम शब्द। अब देखिए अल्पानी का क्या है, यहां पर विलोम शब्द पूछा गया है। तो भैया भरथरी सभी जानते हैं, कभी वो थे कभी, ठीक है, तो ये तो भैया होगा नहीं।
नारिकेलम मतलब क्या है, नारियल, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें क्या अल्प का विलोम चाहिए। कुसुम, अब देखिए बचा 1 और 2, तो भैया यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अल्पानी का मतलब क्या, अल्प। अल्प का विलोम क्या होगा, प्रभुता। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभुतानी। ठीक है, चलिए इसके बाद भैया आते हैं प्रश्न क्रमांक 24 पर। अपश्यत इति पदस्य लकारा अस्ति। भैया इसमें आपको लकार का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन यदि भैया एक आध क्वेश्चन आपका रह जाता है तो कोई टेंशन नहीं लेना, बाकी तो सब सभी सही कर सकते हैं। तो देखिए आपश्यत में कौन सा लकार होगा भैया, यहां पर भैया जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। यहां पर क्या होगा भैया, लंग लकार होगा। क्या होगा भैया, यहां पर लंग लकार यहां पर हो जाएगा। ओके, अब देखिए भैया यहां पर हमने गद्यांश कर लिया है, अब बारी आती है पद्यांश की। तो पहले हमें क्या करना है, इस श्लोकों को पढ़ना पड़ेगा यहां पर, फिर क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 25 से 30 तक आंसर देना है। लेकिन भैया हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अलग अलग नियम भैया। हिंदी में आपको पहले गद्यांश पद्यांश पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है, लेकिन संस्कृत में उल्टा करना है। आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, बाद में उसको देखना है। अब देखियो क्या है यहां पर, सागरेषु इति पदस्य पर्यायपदम श्लोके प्रयुक्तम। भैया समझ जाओ ना इतना, तो सागर यह जो पद है भैया इसका पर्याय की बात की गई है कि सागर का पर्यायवाची क्या होगा, सीधा समझो भैया। सागर का पर्यायवाची क्या, विहग होगा, सह होगा, अरण्य भैया जंगल का होता है, नहीं, सागर का भैया पर्यायवाची होगा समुद्र। तो ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, समुद्रेषु। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। और यदि आप लोग भैया लगभग 20 गद्यांश 20 पद्यांश सॉल्व कर लेते हैं अपने आप सेल्फ है, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। कहा गया है प्रश्न क्रमांक 26 में, अपमानः इति पदस्य विलोम शब्दः श्लोके प्रयुक्तः। भैया श्लोक में मत जाओ मेरे भाई, अपमान का विलोम पद चाहिए भैया हमें। तो भैया अपमान का विलोम क्या, जलपान तो होगा नहीं, ये सभी जानते हैं। भोजन तो होगा नहीं, पान तो होगा नहीं, नहीं होगा ना। अपमान का विलोम पद क्या होगा, सम्मान होगा ना। आप लोग क्या करो भैया, जो आंसर में आपके पता है आपको ए ऑप्शन हो नहीं सकता, वो का क्रॉस कर दो। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न क्रमांक क्या है, 27 में कहा गया है, या वज्जीवम तृप्ति कया भवति। अब देखिए इसका आंसर हमें चाहिए, हम क्या करेंगे भैया, आपको सीधा इस श्लोक पर जाना है। ए मिल गया, देखिए ये शब्द मैच हो गया हमारा, या वज्जीवम चा विद्या। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा, विद्या के साथ। ठीक है, किसके साथ जाएगा, विद्या के साथ चला जाएगा। ओके, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर क्या है ऑप्शन, प्रश्न क्रमांक 28 में कहा गया है, कीदृशम धनम कार्यकाले लाभप्रद न भवति। अर्थात सॉरी मुझे हिंदी नहीं बताना है, काहे को आपको हिंदी बताऊं। ठीक है, देखिए परहस्तगतम, निजहस्तगतम, पितुहस्तगतम या फिर मातुहस्तगतम। यहां पर भाई ये कहा गया है कौन सा धन समय आने पर लाभप्रद नहीं होता है, बताएं मेरे भाई। पिता के हाथ में जो धन होगा भैया वो तो आपका ही है, पिता का मतलब आपका, जो आपके हाथ में भैया वो तो आप मेरे हाथ में भैया पहले से ही है, जो माता के हाथ में है वो भी हमारा है। लेकिन क्या है ऑप्शन ए में परहस्तगतम, जो धन दूसरों के हाथ में गया है वह धन कभी लाभप्रद नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहां पर आप लोग एक काम कर सकते हैं, सबसे अच्छा ये है भैया जो यहां पर आंसर दिए हैं आप उसमें से देखें कौन सा शब्द यहां पर गद्यांश में मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते भैया परहस्तगतम आपको यहां पर मिल गया जाता है, तो ये क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां लिखा है परहस्तगतम धनम। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं, मानः केसाम धनाम भवति। अब भैया इसको हमें देखना पड़ेगा, मानाम केसाम धनाम भवति। चलिए भैया देखिए सभी लोग के यहाँ पर है करेक्ट आंसर।
देखिए, मानो ही महताम धनम, ठीक है, कैसा है, महताम धनम, तो बस महताम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया, मैं हिंदी भी नहीं कर रहा हूं तो भी क्या है, सारे आंसर हमारे सही जा रहे हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 30 में कहा गया है कृत्वा कृत्वा प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कृत्वा जो प्रत्यय बताना है किस में यूज हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है, जो दृश्य धातु भैया इसमें कृत्वा प्रत्यय जोड़ा गया है तो बन गया है दृष्टवा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह मॉडल पेपर बहुत पसंद आया होगा। भाई मेरे मॉडल पेपर पसंद आया हो, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।